स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रत्नेश्वर कुमार और आज हम बात करने वाले पीटी 365 के चुनाव वाले सेक्शन में और उसे हम डायग्राम के थ्रू पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मैं यूट्यूब पे इस लेक्चर को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक रिसेंटली वीडियो में भी इन सब के बारे में पूरे डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। अगर कोई भी कैंडिडेट इस डायग्राम को अगर खरीदना चाहता है तो इस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई आइकन पे मैंने दे दिया, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और पूरा डिटेल समझ सकते हैं कि क्या इसके डायग्राम के बेनिफिट्स है, किस तरह से लास्ट मिनट में हमें जो परेशानी होती है करंट अफेयर रिविजन करने में वो कैसे हमारे यहाँ पे मदद करेगी। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मैं यूट्यूब पे इस डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को फ्री में रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरी हिदायत है आप लोगों के लिए, आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, देन उसके बाद इससे रिविजन कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ जाएगा। चलिए दोस्तों बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और आगे की इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि अभी चुनाव का है, फिर आगे का संसद वाला विधान वाला चैप्टर है, फिर आपके केंद्र राज्य संबंध है, सब टॉपिक का एक एक छोटी छोटी 15-20 मिनट की वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा और देन लास्टली जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन कंपाइल करके एक बार यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चैनल को भी फटाफट जा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है दोस्तों चुनाव। सबसे पहला चुनाव के टॉपिक में हमें पढ़ना है एक साथ चुनाव वाला। एक साथ चुनाव वाले में दोस्तों आप देखोगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है, तो इसका एक पहले रीज़न आपको ये समझना होगा। देखो ये सुर्खियों में रहना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 129वें संविधान संशोधन 2024 के तहत ये बिल पेश किया गया है। इसमें क्या है कि देखो इसमें कुछ आपको प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि अगर एक साथ चुनाव होता है तो किन किन आर्टिकल्स में आपको संशोधन किया जा सकता है। संशोधन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई नया आर्टिकल जो जुड़ेगा उसे आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 82 का ए में आपका संशोधन किया जाएगा और इसे लेकर के आया जाएगा एक साथ चुनाव को लेकर के, ठीक है। इसमें लोकसभा सभी राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाए जाने की बात कही गई है। साथ ही दोस्तों विधानसभा के कार्यकाल को लेकर के भी इसमें बात कही गई है। इस आर्टिकल को आप जाकर के पीआरएस के वेबसाइट से जहाँ तक हो जाकर के एक बार इस अधिनियम को जरूर पढ़िएगा, उसमें और भी डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस ने इसके बारे में एक सवाल एक बार पूछ चुका है, तो अब अगर यूपीएससी पूछेगी भी तो इसके थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है, क्योंकि इस बार करंट ओरिएंटेड पेपर होने वाला है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को इस बात पे ध्यान रखना होगा। इसमें फिर विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया और एक साथ चुनाव के बारे में आर्टिकल 82A के तहत दिया गया है। 83 में संशोधन करके असमाप्त अवधि के बारे में बताया गया। असमाप्त अवधि एक बार के आप देख लो कि किसी भी कार्यकाल का 5 साल का टेन्योर था, सपोज 1 2 3 ये 4 और 5, अगर किसी कारणवश 2 टेन्योर में खत्म हो गया, ठीक है, अब 3 टेन्योर अभी बचा रह गया, तो आप देखोगे कि असमाप्त अवधि कहाँ तक की बात करेगा, सभा भंग होने उसके पूर्ण कार्यकाल के बीच की अवधि को, यानी कि असमाप्त अवधि आपका ये 3 टेन्योर वाला हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे दिया है मध्यावधि चुनाव क्या होगा उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। जैसे समय से पहले भंग होने पर चुनाव से नई लोकसभा का कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि तक ही सीमित होगी मध्यावधि चुनाव के बाद से, ठीक है। इस चीज आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 172 जो है आपको राज्य विधानसभा में असमाप्त अवधि की बात करता है और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है। इस वाले में असमाप्त अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है कि असमाप्त अवधि क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 327 में जो है संशोधन किया जाएगा, जिसमें आपको विधानमंडलों के चुनाव संबंधित प्रावधान जो वगैरह यहाँ पे किया गया है। एक साथ चुनाव के बारे में आपको इसका अर्थ जानना है कि इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या नहीं है वो भी आपको जानना है। अर्थ मतलब आप देखोगे कि किसी एक निर्वाचक क्षेत्र में, किसी एक निर्वाचक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी लोकसभा, राज्य विधानसभा और आपका स्थानीय स्तर की कोई भी चुनाव एक बार में आप तीनों एक साथ कर सकते हो। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप पूरे भारत की चुनाव एक बार में करने की बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे एक साथ चुनाव जो है वो पहले भी हो चुका है, जैसे कि 51 52 57 वगैरह में हो चुका है। काउंटिंग के तौर पर अगर आप ध्यान रखना चाहो तो 1 2 3 4, क्योंकि पिछला बार परिसीमन आयोग कितनी बार गठित हुआ है ये अगर पूछ सकता है तो मे बी ये बात इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी तक 4 बार जो है वो हो चुका है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं जो सिफारिश किया गया, जो आपके काम का कुछ भी नहीं है, ये कभी आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, ठीक है।
एक साथ चुनाव का आपका हो गया। दूसरी बात, हम बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में सुर्खियों में क्यों रहा है, ये कोई काम का न्यूज़ आपके लिए नहीं है, बट ये बात जानना है कि राज्य चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या आपको पता है। देखिए, राज्य चुनाव आयोग के बारे में क्या समझते हैं, तो ये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो क्या करता है, आपका पंचायती राज और आपका नगर पंचायत का चुनाव करवाती है। ठीक है, नगर पंचायत स्थानीय निकायों के लिए, शहरी स्थानीय निकायों वगैरह के लिए आपका चुनाव करवाती है। तो दो यहाँ पे आपका पीआरआई और यूएलबी के लिए चुनाव यहाँ पे करवाने के लिए उत्तरदायित्व है। इसका गठन कैसे हुआ, गठन आप देखोगे दो संविधान संशोधन होता है, 73वीं और एक आपकी 73वीं और एक आपकी जो है 74वीं संविधान संशोधन होता है। देखिए, इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आप और ध्यान रखिएगा कि 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन की शुरुआत कौन से संविधान संशोधन से स्टार्ट हुआ था, तो शायद 62वीं से और 63वीं से, ऐसा करके 63वीं और 64वीं से स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और लक्ष्मीकांत में इस टॉपिक को यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रावधान इसका है गडगिल समिति। ये सिफारिश वगैरह बहुत अच्छे से पूछा जाता है, तो ये सिफारिश आप ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पंचायती राज व्यवस्था से तो सवाल बनते ही हैं हमारे, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। गडगिल समिति एनी हाउ आपको याद होनी चाहिए। अभी इसके संवैधानिक प्रावधान है कौन से आर्टिकल में है, तो आपको जो आर्टिकल है वो 243 का के ध्यान रखना है। ठीक है, जो राज्य चुनाव आयोग से अब आपको पता हो राज्य वित्त आयोग, तो उससे आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो इसको ठीक है। अब इसमें एक प्रावधान आपका किया गया, वो प्रावधान क्या है, 243 के बी में। ठीक है, 243 के दूसरा पार्ट में क्या कहा गया है कि इसके जो सेवा शर्तें और पदाविधि होगा वो कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल निर्धारित करेगा, लेकिन इसे हटाने की शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगा। ये ध्यान रखना है। इसकी नियुक्ति वगैरह कौन करेगा, नियुक्ति जो है राज्यपाल वगैरह करेगा, सेवा शर्तें वगैरह, और हटाने का जो शक्ति होगा, वो हटाने का शक्ति किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ये कार्य बहुत आसान है इसे समझने के लिए। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, मतदाता सूची तैयार करेगा, आरक्षण की बात करेगा। ठीक है, हाँ, एक सबसे बड़ी बात है, इसे ध्यान रखिएगा, चुनाव विवाद संबंधित निर्णय कौन लेगा, तो ये यही लेगा राज्य चुनाव आयोग। उम्मीदवार की अयोग्यता जैसे विवाद का निपटारा ये करेगा, राज्यपाल को ये सलाह देने का काम करेगा। तो ये दो चीज़ें थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपके दो संविधान संशोधन 73वें 74वें ध्यान रखना था, एक गडगिल समिति आपको ध्यान रखना था। ठीक है, उसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, जैसे सेवा शर्तें पदावधि कौन निर्धारित करता है, और उसके बाद इसको हटाता कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है कंप्लीटली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आपका परिसीमन आयोग है। देखिए, परिसीमन आयोग एक इंपॉर्टेंट है, पिछला बार यूपीएससी ने 2024 में इसे सवाल पूछ चुका है, तो इस बार अगर सवाल पूछता है तो ये अब नहीं पूछेगा कितने बार आयोग बना, अब इसके बारे में डिटेल से पूछेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको डिटेल में करना है। देखिए, सुर्खियों में क्यों रहा ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ आपको याद रखना है, समीक्षा कर सकती है। ये चीज़ अभी मैं लास्ट में से बताऊंगा, बस इसे ध्यान रखिएगा। परिसीमन के बारे में क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है। देखो, लोकसभा और विधानसभा के राज्यों में सीटों की संख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा ये तय करती है। ये क्या करती है, ये भौगोलिक सीमा जो है वो तय करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एनी हाउ आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्या चीज़ करता है, ये भौगोलिक सीमा करता है। राजनीतिक, आर्थिक, ये सब ध्यान रखना है कि ये चीज़ ये नहीं करता है, क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगी वो भौगोलिक जगह, राजनीतिक, आर्थिक कुछ भी कर सकता है वो। अगर हम इसके परिसीमन की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो इसे परिसीमन आयोग और सीमा आयोग नामक दोनों से जाना जाता है। इसमें ऐसा आपको दोनों नाम समझ के चलना है। इसे उच्च अधिकारी प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है, और ये जो परिसीमन वगैरह करने का काम है जो इन्हें सौंपा जाता है। संवैधानिक प्रावधान में क्या कहा गया, आर्टिकल जो 82 था, और अभी आपने पढ़ा 82 का ए में जो था वो संशोधन करने की बात चल रही थी। ठीक है, ठीक है, 82 का ए में ही संशोधन करने की बात चल रही थी। तो उसमें क्या है, परिसीमन कार्य संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा ही किया जाएगा, और पदाधिकारी कौन होगा, तो ये परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग होगा। ठीक है, अभी देखो भारत में परिसीमन आयोग का इतिहास क्या है, अब तक 4 बार गठन हो चुका है। कब कब, 52, 63 और अब 73, 2002 के बीच में ये हो चुका है। ठीक है, 2002 के बीच में ये हो चुका है, 4 बार हो चुका है। ये सांविधिक निकाय है, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये दो पावर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कि ये सांविधिक है, मतलब इसमें कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ठीक है, और इसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते, जो इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाता है।
उसके बाद इसके जो आदेश होते हैं लोकसभा या राज्य विधानसभा में जो प्रस्तुत किए जाएंगे आदेश वगैरह, उसमें किसी तरह का कोई संशोधन संभव नहीं हो पाएगा। ये चीज़ इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको एकदम से आपको पता होना चाहिए। 4 बार के बाद गठन होने के बाद ये दो महत्वपूर्ण तथ्य पता होना चाहिए। अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि परिसीमन आयोग से संबंधित अगर सवाल पूछे जा सकते हैं तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संरचना क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या जो सेवारत व्यक्ति होंगे वो कर सकते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं। लेकिन ये सुर्खियों में क्यों रहा था, इसका मेन रीजन है क्योंकि इसकी समीक्षा जो है वो की जा सकती है। न्यायालय ने बोला है कि इसकी समीक्षा किया जा सकता है। जैसे कि आप नीचे देखें कि वो कह रहा है कि किसी तरीके की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती तो नहीं हो सकता, लेकिन परिसीमन आयोग कोई चीज़ आदेश निकालते ही है तो उसकी समीक्षा किया जा सकता है, क्या ये सही है गलत, भरसक उसमें परिवर्तन ना हो, उसमें कोई बदलाव ना हो, लेकिन उसकी समीक्षा की जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है आपका ईवीएम वीवीपैट से रिलेटेड है। सुर्खियों में क्यों रहा, ये अभी कोई काम का नहीं है, आप इसको ध्यान मत रखिए। ईवीएम और वीवीपैट के बारे में आपको जानना है तो ईवीएम के बारे में सबसे पहले जानते हैं ये क्या है। एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित एक उपकरण है। माइक्रो कंट्रोलर छोटी छोटी चीज़ें, माइक्रो चिप्स वगैरह लगे रहते हैं तो उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। इसे जो बनाया गया है, डिजाइन किया गया, दो कंपनी बेल और ईसीआईएल ने मिलकर इसे विकसित किया है। बेल जो है रक्षा मंत्रालय में काम करता है और ईसीआई जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ काम करता है। वीवीपैट में क्या होता है, ये एक मतदाता वोट की पुष्टि करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस इमेज को मैंने लगा दिया है, आप इससे वीवीपैट को देख सकते हो। इसका पहला उपयोग जो है 2017 में गोवा विधानसभा में किया गया था और पहला पूर्ण उपयोग 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया था। विकास क्रम में देखें तो सबसे पहले 1982 में ईवीएम के विकास क्रम की बात करें, सबसे पहले केरल विधानसभा के उपचुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया था। उसके बाद संशोधन करके वगैरह आपको इसका अनुमति दिया गया और ईवीएम का सबसे पहले 2004 के आम चुनाव में व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद कुछ ऐसा बात है, कुछ खास क्या ऐसा आपको नहीं ध्यान रखना है। ईवीएम की संरचना बस ध्यान रखना है कि ईवीएम में क्या क्या संरचनाएं होती है। तो अगर आप देखोगे एक बैलेटिंग यूनिट होता है जिसमें वोट डालना है, ये आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे मैंने डाल दिया आपको, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। एक कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो मताधिकारी होते हैं वो यहाँ से एक बटन को प्रेस करते हैं और जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास इस जो आपके ईवीएम होता है इसमें एक करंट फ्लो होता है जो कुछ समय तक आपको रहेगा। आप जैसे ही बटन अपना वोटिंग कर देते हो, किसी भी पार्टी को XYZ किसी को भी देते हो, देन उसके बाद इसका जो पावर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है, देन वहाँ से वो कंट्रोल देता है मताधिकारी और देन फिर वो काम करता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। वीवीपैट में अगर बात करें तो वीवीपैट में क्या होता है, मतदाता की वोट की पुष्टि होती है कि आप किसे वोट दिया है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पारदर्शिता और सटीकता बहुत ज़रूरी है। ईवीएम और वीवीपैट के लाभ आप देख सकते हो, कोई ऐसा कुछ इसमें खास बताने वाला नहीं है, बस आप देख लेना इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगर अगला आर्टिकल हमारा है आदर्श आचार संहिता। ठीक है, आदर्श आचार संहिता में हमारे पास क्या क्या है उसे देखते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है, कोई ऐसा काम का नहीं है। ठीक है, इसमें कोई काम का चीज़ नहीं है। आदर्श आचार संहिता के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इसकी उत्पत्ति सबसे पहले केरल विधानसभा के चुनाव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रकृति देखें तो एक प्रकार का दिशा निर्देश है। कोई ऐसा कानून प्रावधान नहीं है कि इसके उल्लंघन के से किसी को बहुत ज़्यादा सजा दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइंस है। उद्देश्य इसका क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा मत सोचना कि किसी तरह के कानून वगैरह, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, कानून नहीं है, संवैधानिक नहीं है, एक दिशा निर्देश के सेट है। संवैधानिक प्रावधान के तहत देखिए अनुच्छेद 324 के तहत इसे कुछ अधिकार प्राप्त है, जिसमें दिशा निर्देश या एमसीसी जैसा कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी इसमें ऐसा लगता है पढ़ने के बाद कि एमसीसी के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है। एमसीसी किस किस पे लागू होता है, ये सभी राजनीतिक दलों पे, वो सत्ताधारी हो या विपक्ष में हो, या उसके कोई भी समर्थकों पे, या कोई पोलिंग एजेंट्स पे भी हो सकता है, और कोई सरकारी कर्मचारी वगैरह पे ये लागू होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, एमसीसी लागू होने पे क्या क्या प्रतिबंध होता है, तो मोटा मोटी आप एक समझ लो कि कोई भी राजनीतिक काम होगा, राजनीतिक काम हो जाए तो उसमें ये प्रतिबंध लगाने का काम करेगा। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम ये करेगा। कोई नीति योजना ऐसा लागू हो जाए जब से एमसीसी लागू हो जाए, मतलब एमसीसी जब से अगर इलेक्शन का वोटिंग निर्वाचन आयोग आके कहती है कि इस तारीख से निर्वाचन होने वाला है, तो मतलब अगर 5 फरवरी को ऐसा बोलता है कि आपका चुनाव होने वाला है और वो अनाउंसमेंट होता ही है 18 जनवरी को, तो 18 जनवरी से 5 फरवरी के बीच एमसीसी जो है वो लागू हो जाएगा
और 5 फरवरी के 48 घंटे यानी कि 2 दिन पहले यहाँ साइलेंस पीरियड जो है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे साइलेंस पीरियड। तो ये आपको थोड़ा सा समझना था। जैसे कोई सरकारी विज्ञापन नहीं कर सकते, जनसभाएं नहीं कर सकते, सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते, विवेकाधीन निधि वगैरह का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो वही अवधि के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक ये आपको देखना है कि चुनाव कार्यक्रम कब घोषित हुआ और कब इसका अंतिम परिणाम आया, उसके बीच में आप एमसीसी को लागू रखते हो। इसका न्यायिक समर्थन वगैरह भी जो है वो प्राप्त है। ठीक है, उल्लंघन का क्या परिणाम हो सकता है? कानूनी बाध्यता तो है नहीं और इसको लगभग उल्लंघन कर ही दिया जाता है, सभी पार्टी द्वारा इसको कर दिया जाता है। इसके अलग अलग चैलेंज है, सोशल मीडिया वगैरह, वो मेंस वाली टॉपिक है, उसे अलग तरीके से हम उसको देखेंगे। तो ये था आपका आदर्श आचार संहिता के बारे में, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए लोकसभा का चुनाव संबंधित है। हाल ही में अभी 2024 में क्या हुआ, लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। अब लोकसभा का जब चुनाव संपन्न हुआ है तो कौन से नंबर का हुआ है, क्योंकि इस बार यूपीएससी में आप देखोगे 2024 में ये कीवर्ड आ चुका है, 18वीं था, 17वीं था, कौन सा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो लोकसभा के चुनाव के बारे में हमें क्या क्या जानना है कि चुनाव प्रणाली कैसा होता है। तो चुनाव प्रणाली, लोकसभा का जो चुनाव होता है, एक आपकी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, यानी कि एक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि जो है वो चुन के यहाँ से आते हैं, एक प्रतिनिधि वहां से चुन के आते हैं। हर लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र होता है लोकसभा में, इसके एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति यहाँ से बहुमत से जीतता है। एकल निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली है, यानी कि वहां से कोई एक ही व्यक्ति जीतेगा, बहुमत प्राप्त उम्मीदवार जो है यहाँ से जीत के जाएगा। अब देखो लोकसभा की अवधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा की अवधि कितना होता है। लोकसभा के कार्यकाल जो होता है पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है, पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है और इसे स्वतः भंग भी हो जाती है। जैसे राज्यसभा की बात करें तो स्वतः भंग नहीं होती है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह अधिकार न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति चाहे भी तो लोकसभा को भंग कर सकता है। अवधि का विस्तार कब कब हो सकता है लोकसभा का, तो अवधि का विस्तार जो है आपका 2 बार हो सकता है। एक आपातकाल के समय, अगर आपातकाल लग जाए तब क्या होगा, तो आपातकाल के दौरान जो है संसद कानून के माध्यम से लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। और उसके बाद क्या होगा, 1 साल बढ़ाने के बाद आपातकाल समाप्त होने के बाद उसे अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट्स जो हैं आपको यहाँ पे बिल्कुल से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपातकाल लागू होता है तो कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ जाएगा और आपातकाल समाप्त होने के बाद ये 6 महीने तक जो है रहेगा, उसके बाद स्वतः ये खत्म हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधान में बात करें तो संविधान का भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है, लोकसभा चुनाव संबंधित प्रावधान शामिल करता है। 324 से लेकर के 329 तक के यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो हमें मोटा मोटी लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा हुआ था, चुनाव प्रणाली के बारे में बेसिकली सबको पता होता है। अब बस ये समझना है कि लोकसभा की अवधि कब बढ़ सकती है, कौन भंग कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बात आपको यहाँ पे समझना है। मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ी चीज़ इसमें है। और एक इन्फॉर्मेशन है कि भाग 15 में क्या है, क्योंकि यूपीएससी ऑलवेज ऐसे सवाल जो है वो पूछ लेता है, भाग 15 में क्या है, भाग 14 में क्या है, भाग 14 के कम में क्या है। ऐसे सवाल वो एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में जरूर वो डाल देते हैं। ठीक है, तो इसे जरूर से ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां भी यहाँ पे है, जैसे कि एक आर्टिकल 29 का भी है, इसे मैं आप लोगों को बोलूँगा यहाँ से बिल्कुल मत देखिएगा, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप इस आर्टिकल को जो है वो संविधान के बुक से इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी जैसे महिला आरक्षण विधेयक भी आया था, तो उससे संबंधित भी ये आपको लिंक हो जाएगा, तो आप उसको वहाँ से जा के जरूर देखिएगा। ये यहाँ से आपका काम नहीं निकलने वाला। ठीक है, वहां से उसे देख लीजिएगा। चुनाव में नामांकन आपको यहाँ पे समझना होगा, ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चुनाव में नामांकन के लिए क्या होता है। अभी एक व्यक्ति जो है वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं, आप इसे गूगल पे एक इस व्यक्ति का नाम जरूर से देख लीजिएगा, इस व्यक्ति का क्या नाम है, इस व्यक्ति का क्या नाम है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि एक व्यक्ति निर्विरोध चुना गया और उसकी वजह से ये न्यूज़ में आया है। देखिए नामांकन प्रक्रिया जो है आरपी एक्ट 1951 के तहत है। ये आरपी एक्ट कभी आपका काम नहीं आने वाला प्रीलिम्स में। उम्मीदवार की राजनीतिक दल से कोई है तो उसके लिए एक प्रस्तावक है। अगर कोई व्यक्ति जो है एक्स पार्टी से खड़ा होता है तो इसे कितने प्रस्तावक की जरूरत है, एक प्रस्तावक की जरूरत है, और वो प्रस्तावक उसी मतदाता क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से होना चाहिए, उसका वही लोकेलिटी होना चाहिए। अगर कोई स्वतंत्र उम्मीदवार है, ठीक है, निर्दलीय है, तो उसके लिए कितने प्रस्तावक चाहिए, जिसका कोई पार्टी नहीं है, तो अगर वो व्यक्ति वहां खड़ा है उसके लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता है। कितने, 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्ताव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को पहले कह रहा था। ठीक है, नामांकन की जांच जो है वो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वो किया जाता है। अपर्याप्त जानकारी वगैरह रहेगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
और ये निर्विरोध इसलिए चुन लिया गया कि एक ही गुजरात के कोई लोकसभा का सीट था, वहाँ से 2 व्यक्ति खड़ा था। एक व्यक्ति किसी एक पार्टी का था, दूसरा व्यक्ति कोई और पार्टी से था। दूसरे व्यक्ति का जो है वो अपर्याप्त जानकारी था, जिसकी वजह से इसे हटा दिया गया और ये एकमात्र व्यक्ति यहाँ पे बचेगा जो बिना चुनाव लड़े ही वो व्यक्ति जीत गया था। ठीक है। अब देखो एक पुनर्मतदान वाली टॉपिक है। पुनर्मतदान का मतलब क्या होता है, जैसे कि विभिन्न परिस्थितियों, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्राकृतिक आपदा आ गया, कोई हिंसा हो गया, आप देखोगे ईवीएम जो मतपेटी वगैरह होता है क्षतिग्रस्त हो जाती है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, मान्यता दल प्राप्त उम्मीदवार की मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उसके बिहाफ में जो है उपचुनाव वगैरह जो है वो हुआ है और इस बार नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो है वहाँ पे इस तरीके से देखने को मिला था। ठीक है। एक देखो साइलेंस पीरियड होती है जिसको मौन अवधि वगैरह कहा जाता है। ये चुनाव से मात्र 48 घंटा पहले इसे लागू किया जाता है, यानी कि 48 घंटे पहले आप कोई जा करके घर घर जाके आप प्रचार वगैरह नहीं कर सकते हो, टीवी मनोरंजन वगैरह आप देखोगे टीवी चैनल वगैरह पे आप किसी तरह के आप कार्यक्रम नहीं लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप कोई ओपिनियन पोल वगैरह पे रोक लगा दिया जाता है। एग्जिट पोल वगैरह के जरिए प्रचार प्रकाशन पे भी रोक लगा दिया जाता है। तो ये सब साइलेंस पीरियड का प्रावधान है, जिसे थोड़ा सा ध्यान रखना मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एमसीसी और दूसरा आपका एक साइलेंस पीरियड, ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र में आप एक चीज़ देख सकते हो कि एक उम्मीदवार जो है एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होता है और वो मैक्सिमम 2 क्षेत्रों से भी खड़ा हो सकता है। अपने प्रधानमंत्री के बारे में सोच लीजिए। ठीक है। अगर कोई एक सीट पे वो जीत जाता है और दूसरे सीट पे भी जीत जाता है तो कोई एक क्षेत्र उसको खाली करना होगा और जैसे ही वहाँ खाली होगा वहाँ पे क्या होगा, उपचुनाव होगा। ठीक है। अब ये उपचुनाव का खर्च का वहन कौन करेगा, ये आप खुद देख लीजिएगा। खर्च का वहन कौन करेगा वो आप खुद देख लीजिएगा जहां से भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इसमें। ठीक है। तो ये वाला एक आपका हो गया। ठीक है। उपचुनाव में ओके एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकता है। ये प्रावधान जो 1966 में जोड़ा गया। 2 सीटें जीतता है तो उसमें से एक सीट को उसको खाली किया जाता है और उसमें उपचुनाव होता है। बस यही बात मैंने आपको बताया। होम वोटिंग में क्या होता है, इसमें नवीन सुविधा 2024 के चुनाव में देखा गया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान कर सकने का सुविधा जो है वो प्रदान किया गया। होम वोटिंग वगैरह ऐसा कीवर्ड वगैरह दिया जा सकता है, बहुत आसानी से इसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। प्रक्रिया के पूर्ण पारदर्शिता और गोपनीय सुनिश्चितता इसमें की जाती है, मतलब आपकी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, पूरी गोपनीयता वगैरह सब सुनिश्चित की जाती है ताकि किसी तरीके का कोई यहाँ पे खामी नजर ना आए। आयोग द्वारा उठाया गया अन्य कदम क्या है, जैसे कि रिमोट वोटिंग मशीन वगैरह का इसमें दिया जाता है प्रवासी मतदाताओं के लिए मत देने का। डाक मत पत्र वगैरह में आप सेना, सशस्त्र बल, विदेश में तैनात कर्मचारी वगैरह के लिए उपलब्ध किया जाता है। जैसे सेवा मतदाताओं स्वयं प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। ये डाक मत पत्र वगैरह जो है, ये प्रॉक्सी वोटिंग जो कहते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। एक फॉर्म 17C होता है। फॉर्म 17C जो है आपका काम करता है निर्वाचन से संबंधित है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्रेल साइनेज में जैसे क्या हुआ है कि ब्रेल आप समझते हो कि दिव्यांगजन, अंधे व्यक्ति वगैरह के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, दृष्टिबाधित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्रेल वगैरह। तो ब्रेल साइनेज वगैरह जो है इस बार चुनाव में पुडुचेरी में जो पहल हुआ है, मतदाता केंद्र पे ब्रेल साइनेज के साथ ईवीएम का उपलब्ध कराया है, जो बहुत बड़ी बात है और ये ऐसा पहली बार देखा गया है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ब्रेल साइनेज अंग्रेजी और तमिल में यहाँ पे थी, दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए सहायता है। ठीक है। तो कुछ यहाँ पे ये कुछ आर्टिकल्स थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर जो है वो किया है। ठीक है। अब देखो केंद्र राज्य संबंध वाला भी टॉपिक है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर भी किया है। अब ये केंद्र राज्य संबंध वाला टॉपिक जो है मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों को अगर ये डायग्राम बाय करना है, ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस मैंने रखा है, इसके लिए आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप है जो, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को एक सैम्पल पेपर दे दिया है। ठीक है। वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको बाय करना है नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको किसी को भी बाय करना होगा तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिएगा क्योंकि लास्ट मिनट रिविजन के लिए आपका बहुत काम आने वाला है। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।